and total internal reflection, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो क्या है ये कहानी? तो ये कहानी समझने के लिए आओ हम एक बाउंड्री बनाते हैं। बन गई ये बाउंड्री। नीचे यहां पे हमने ले लिया एक डेंसर मीडियम और ऊपर ले लिया रेयर मीडियम। ध्यान देना इस पे, इसका काम है डेंसर और रेयर। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक नॉर्मल पहले बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट हम डेंसर से रेयर मीडियम में लेके जाते हैं। ये नॉर्मल बना लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट चली जाती, पर क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही तो वो ना जाकर बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई नॉर्मल से अवे। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, लगातार हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया। अब क्या होगा, ये नॉर्मल बना हुआ है। रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती, पर मीडियम चेंज होने की वजह से ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। पहले इतना बेंड हुई थी, अब और बेंड हो गई। भाई आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ जाएगा। इसको क्या होना है, देखो बेंड होना है अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपने इसको इधर किया और बेंड हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते 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 यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई रिफ्रैक्टेड रे। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए इन रेयर मीडियम, ऐसे महान एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं C, यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, C। और ये जो कहानी हो रही है इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब अरे सरफेस को ग्रेज करते हुए ले जा रही है ना, ये सरफेस जो है, बाउंड्री जो है, इसी को ऐसे छूते हुए जा रही है, तो हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए इन रेयर मीडियम, उसको हम बोलते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तभी दिख सकता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा, रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आ गई, क्रिटिकल एंगल। अभी इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएं? सर इससे भी ज्यादा, हाँ। और अब क्या होगा भाई, यहां तो लाइट रिफ्रैक्ट होके इधर गई, यहां रिफ्रैक्ट होके इधर, यहां भी चलो ठीक है। अगर और बढ़ा दे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे देखो ऐसे जूम 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 करते हुए यहां पहुंची है, इसको और बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्टेड रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, डेंसर मीडियम में। बढ़ाया बढ़ाया और बढ़ाओगे टू, ये फिनोमेना होगा। ध्यान से देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम और बढ़ा दें, बहुत ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, जो भी क्रिटिकल एंगल है 40 डिग्री 50 डिग्री, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, रिफ्रैक्शन स्टॉप्स। हाँ, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में, ये कंडीशन। रिफ्रैक्शन स्टॉप्स, भाई रिफ्रैक्शन यहां हुआ, यहां हुआ, यहां भी हुआ, इसके बाद रिफ्रैक्शन बंद, लाइट पलट कर वापस इसी मीडियम में आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हुआ पर यहां कोई मिरर नहीं है, विदाउट मिरर। जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट पलट कर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। करीब करीब पूरी लाइट पलट कर आती है, करीब करीब 100%। तो इसलिए इसका नाम पड़ा टोटल। टोटल मतलब करीब करीब पूरी है। इंटरनल, इंटरनल क्योंकि उसी मीडियम में लाइट आ गई, रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब क्योंकि कहानी वहीं की वहीं रह गई, इंटरनल मैटर हो गया। TIR वाला मैटर नहीं जो स्कूल में लड़ाई हो जाती है, भाई लड़के ले आओ मैटर हो गया, वो मैटर नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहानी समझ में आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले छोटा है,
तो बढ़िया रिफ्रैक्शन हो रहा है, बढ़ा ग्रेजिंग इमर्जेंस और बढ़ा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमेने के अंदर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। यानी दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर TIR, ये सब बहुत पुरानी कहानी आप जानते होंगे। कंडीशंस फॉर TIR, पहली जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर में जाए। इसको अपनी भाषा में आप लिख लेना, है ना, जैसे भी आप लिखते हो, रे ऑफ लाइट गोइंग डेंसर टू रेयर, रे गो डेंसर फ्रॉम रेयर जैसे भी आप लिखते हो। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा, टोटल करीब करीब पूरा, इंटरनल उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन। TIR, कंडीशंस फॉर TIR। डेंसर से रेयर में ये होगा, रेयर से डेंसर में नहीं। क्यों नहीं होगा सर रेयर से डेंसर में? यहां देखो जरा, अच्छा देखो देखो, सबूत चाहते हैं आप हर चीज का। मान लो यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ मान लो डेंसर मीडियम है। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रेयर से डेंसर जा रही तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ऐसे जानी चाहिए थी पर बेंड हो जाएगी, ऐसे जानी चाहिए थी पर बेंड हो गई टुवर्ड्स। तो इस केस में देखो आप लाइट इस तरफ जा रही है, वापस इस मीडियम में आने कोई चांस ही नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, और बेंड हो जाएगी। तो इसमें अगर रेयर से डेंसर केस लोगे तो लाइट इधर बेंड होने लगेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमें तो वापस इस मीडियम में लाइट चाहिए, तो उसके लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल इतना अवे हो गई कि वापस इसी मीडियम। तो रेयर से डेंसर में ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, डेंसर से रेयर में। तो नोट करें पहले इतनी चीज, फिर एक आपको पॉइंट बताते हैं। नोट कर ले पहले। अरे छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लगे, जग सुन सुन लगे, कोई रहे न जब अपना, जग सुन सुन लगे, जग सुन सुन लगे रे। अब एग्जाम आ जाएंगे, आपको भी जग सुना सुना लगेगा। वो सपने जो आपने साल की शुरुआत में देखे थे वो टूट रहे होंगे, 95% लाएंगे। अब लगता है यार 80 आ जाएंगे, सब आ जाएगा। कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो, रिवीजन लगातार करते रहो, सब हो जाएगा। हाँ तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, लिखें। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, लिखें। देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सारी कहानी किसके लिए बता रहे हैं हम, जब रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेयर में जा रही। क्या बताया, पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और तीसरी बात हमने आपको क्या बताई, यहां लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, TIR। इसको नोट कर लो, अभी हम रे डायग्राम की सवाल कराएंगे तो वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, नॉर्मल μ1 sin i = μ2 sin r। यहां पे दिख ही रहा है ग्रेजिंग इमर्जेंस। यहां पे स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा, यहां पे एंगल i = एंगल r। ठीक है, ये लॉ हमेशा वैलिड है रिफ्लेक्शन में, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे TIR हो, रिफ्लेक्शन कहीं भी होगा तो I = r हमेशा, चाहे स्मूथ सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये होगा। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, मिटाऊं। चलो अब बात आती है सर कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्या करना है। मान लो सर हमको बोल दिया यहाँ पे एक मीडियम, यहाँ पे दूसरा मीडियम, हमसे बोल दिया 30 डिग्री पे लाइट आई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट इस तरफ जाएगी कि नहीं। जब तक हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू नहीं पता तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। कई लोग सोच रहे हैं ग्लव्स कहां गया, तो देखो ये नया बोर्ड है, ठीक है, नया बोर्ड लेना था सर, बड़ा लेते, छोटा ही क्यों लिया, कंजूस इंसान। देखो कंजूसी की बात नहीं है, यहाँ बात है आदत की। इसमें मैं इतना मतलब इसमें इतना कंफर्टेबल हो गया कि इससे बाहर नहीं जा सकता। तो नए बोर्ड में थोड़े दिन के लिए कपड़ा यूज करना पड़ता है, ग्लव से खराब हो जाता है स्टार्टिंग में। खैर छोड़, तुम आओ, तुम्हें क्या मतलब है, आओ। कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तुम जब कभी ये नहीं सोचे कि कॉपी का तुम पहला पेज क्यों छोड़ते हो, भगवान के लिए
तो इन सब में कहाँ दिमाग लगाओगे। कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, आ जाओ। तो यहाँ मान लो डेंसर मीडियम, यहाँ मान लो रेयर मीडियम, मैं भी छोड़ता हूँ वैसे पता नहीं किसके लिए आदत। तो तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रे ऐसे जाएगी। कौन सा फिनोमेना होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस का। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जो चाहो मान लो, चाहो तो इसको मान लो μ2, इसको मान लो μ1। हम याद करने का तरीका तो बता ही देंगे, टेंशन मत लो। आओ लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ याद रखना, चलता रहेगा हमेशा। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन ही है अभी। क्या होता है, μ2 इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, μ1 इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, यानी μ2 साइन आई, μ2 साइन आई इज इक्वल्स टू μ1 साइन आर। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है स्नेल्स लॉ लगाने का, साइन आई अपॉन साइन आर नहीं, ये सबसे बढ़िया तरीका। इधर का म्यू उठाओ, इधर के एंगल का साइन, इधर का म्यू उठाओ, इधर के एंगल का साइन, बराबर कर दो, बढ़िया तरीका। अच्छा, μ2 साइन आई की जगह साइन सी लिख दे इस टाइम, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। μ1 साइन आर की जगह साइन 90 डिग्री लिख दे, आर 90 डिग्री है। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। μ2 साइन सी इज इक्वल्स टू μ1 साइन 90 की वैल्यू 1। यहां से साइन सी की वैल्यू हो जाएगी μ1 अपॉन μ2। So students, just remember sin c is equals to μ1 upon μ2, where μ1 is the refractive index of rarer medium, μ2 is the refractive index of denser medium। कुछ नहीं, ये पता है कि दो की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करनी है, कैसे याद रहेगा ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, बड़ा आसान है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि μ1 रेयर मीडियम का है, रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो छोटा होगा, और μ2 डेंसर मीडियम का है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा भाई, ये ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना डेंसर मीडियम होता है उतना ज्यादा होता है। ठीक, अरे सुनो टेंशन नहीं, सुनो एक बात बताओ, μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 1 से छोटा आएगा भाई, रेयर मीडियम ऊपर है, डेंसर नीचे। ये छोटा ये बड़ा, तो ओवरऑल ये 1 से छोटा, और होना भी चाहिए भाई। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, साइन सी शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। अरे यार, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है किस पे, 90 डिग्री पे होती है बस, अदरवाइज 1 से छोटा। तो इतना याद रखो कि ये जो भी वैल्यू है 1 से छोटी लानी है, खेल खत्म। यानी आप ऐसे याद रखो, साइन सी इज इक्वल्स टू ऊपर रखना छोटा वाला म्यू और नीचे रखना बड़ा वाला म्यू। कोई कहे कहां से सीखना, बोलना फिजिक्स वाला म्यू क्लियर है भाई। ये चीज कैसी आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ऊपर छोटे वाले का म्यू या छोटा वाला म्यू, यानी रेयर मीडियम, नीचे डेंसर। ठीक है, अरे यार मतलब μ2 अपॉन μ1 कुछ ऐसा करना कि लेस देन 1 दिखे। ठीक है, ऊपर रेयर का नीचे डेंसर का। इसमें एक पर्टिकुलर केस भी है कि इफ रेयर मीडियम इज एयर, आप मोस्ट ऑफ द केस में देखोगे कि एक मीडियम एयर होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1। अगर रेयर मीडियम एयर हो जाए तो μ1 1 हो जाएगा, और μ2 को चलो थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं म्यू, एक ही मीडियम बचा। तो इस केस में साइन सी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, ऊपर छोटा वाला, छोटा कौन होगा, एयर होगा, नीचे बड़ा वाला। अरे यार, एयर से छोटी किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होती, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। अगर किसी एक जैसे बोल दिया कि एक तरफ वाटर एक तरफ एयर, तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक तरफ ग्लास एक तरफ एयर, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एक तरफ डायमंड एक तरफ एयर, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। पर तब जब एयर दूसरा मीडियम हो, हमेशा हमेशा के लिए याद रखो कि ऊपर छोटा वाला नीचे बड़ा वाला। क्लियर है, नोट कर लो, सवाल करते हैं फिर। बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे, पहले एक हलवा सा ले लेंगे साइन सी के कैलकुलेशन पे, फिर रे डायग्राम में मजा आने वाला है। नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट करें। तुमको, सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम, तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको। तो क्या करेंगे,
दूसरा ले आएंगे हम, मारेंगे थोड़ी ना, किसी के जाने आने से कोई नहीं मरता। हाँ तो सवाल करते हैं, फालतू की बातें नहीं। सवाल नंबर 1, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर refractive index 1 and glass refractive index 1.5 इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। चलो भाई बहुत सिंपल है, ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल। साइन सी इज इक्वल्स टू, ऊपर किसका रख दो, रेयर का म्यू रख दो, नीचे किसका रख दो, डेंसर का म्यू। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इनमें से छोटा कौन है, ये एयर, नीचे 1.5। मैंने वैसे ही बताया था एक मीडियम एयर हो तो 1 बाय म्यू करना है, तो 1 बाय म्यू, बोले समझ में आया। 1 अपॉन 1.5 यानी ये हो गया 1 अपॉन 3/2, यानी ये हो गया 2/3, यानी C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। ये नियरली इक्वल होता है 42 डिग्री के। हाँ सर हमको नहीं पता था इसलिए बता दिया, नियरली 42 डिग्री। तो जनरली जो आपको ग्लास मिलता है एग्जाम में, जो सवाल आते हैं, जनरली उनका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, पर जरूरी नहीं है, अलग अलग ग्लास का अलग अलग क्रिटिकल एंगल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आल्सो डिपेंड्स कि किस मीडियम के साथ कंपेयर किया है। जब एयर की बात करो, यहां कोई ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और यहां एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इस केस में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडिया पे, एक मीडियम पे नहीं, पेयर। जैसे कई किताब में सीधा लिखा होता है sin c इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, तो ये गलत है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है दोनों पेयर पे। ऐसे लिख सकते हो म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तब ठीक है, ये हो जाएगा म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, म्यू डेंसर नीचे म्यू रेयर ऊपर। अगर ऐसे लिखा है तो ठीक, कई किताबों में ये लिखा होगा 1 अपॉन म्यू dr, म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर ऊपर चला गया, वो ठीक है। ठीक है भाई, आओ करते हैं इसके बढ़िया वाले सवाल। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, बेटा रे कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, तो 3-4 अच्छे सवाल करा देते हैं इसमें। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, पहला सवाल। नहीं सही बना था, और बड़ा बनाएंगे, ये 90 डिग्री। ये हमारे पास कोई ग्लास है, जो ग्लास है उस ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है जब बाहर एयर है। इतना डेटा गिवन है कि कोई ग्लास है, उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है जब बाहर मीडियम एयर है। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे सवाल है, ये एक रे ऑफ लाइट गई, ये एंगल हमसे बोला 42 डिग्री है, आपको पाथ ऑफ रे कंप्लीट करनी है। चलो पॉज करके देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पॉज करके पहला सवाल चैलेंज आया, करने का है भाई, बढ़ा रहे हैं आगे, कहां है सही है, कहां है, हे खुद से हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आओ देखें हुआ क्या, क्या किया, 42 डिग्री पे है यानी ग्रेजिंग इमर्जेंस ऐसे निकल जाएगी। पहले यहां पे नॉर्मल बनाओ, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये पूरा एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। 42 गया 90 में से कितना बचा, कितना बचा 48 डिग्री। तो यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई एट 48 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री। तो आप यहां पे देखो कि जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो होता है TIR। यहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई यही होगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हुआ, TIR हुआ। क्यों हुआ TIR, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं था, नॉर्मल बनाया पूरा 90, ये 42 और 48। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल, इसलिए वो टी आई आर। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंगल 45। चलो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी क्या बनाओगे, जहां पे भी लाइट दिखे सरफेस पे नॉर्मल बनाओ। अच्छा अब ये एंगल पहले कैलकुलेट करो कितना है। अगर ये एंगल 42 से छोटा है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा मस्त, 42 के बराबर है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, और 42 से बड़ा है तो टी आई आर। भाई यही तो बताया ना, इफ आई इक्वल टू सी देन ग्रेजिंग इमर्जेंस, एंड इफ आई इज ग्रेटर देन सी या आई इज लेस देन सी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यही तो होगा ना। अच्छा सॉरी, आई इज लेस देन सी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। आओ देखते हैं। अच्छा ये 48 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ, 42 डिग्री। ये ट्रायंगल देखो, ये 90, ये 42 तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री, है ना। सम 180 होना चाहिए, 90 42 तो बचा हुआ 48 डिग्री। 40 40 80 8 88 2 90 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल बना है, नॉर्मल सरफेस का एंगल 90 डिग्री होगा। ये 48 तो ये कितना 40 डिग्री। ये यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी यहां से लाइट सरफेस को ग्रेज करते हुए, सरफेस को ग्रेज करते हुए, सरफेस को ग्रेज करते हुए बाहर आ जाएगी। ऐसे कंप्लीट रे डायग्राम। जितने लोगों ने सही बनाया था उनको बधाई, जो नहीं बनाया था उनको अपनी तरफ से पिटाई, खुद से खुद की पिटाई कर लेंगे। ठीक है, बोलो आ गया। यहां से लाइट आके लड़ी, 42 डिग्री दिया था, नॉर्मल बनाया 48 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल टी आई आर, यहां लड़ी। फिर हमने कहा यहाँ पे क्या बनाओ, जहां पे भी सरफेस पे लाइट लड़े नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो कितना है भाई, क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन बराबर है, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस बड़ा है तो टी आई आर। तो ये 48 था, ये 42, ये 90, ये 48, तो ये 42 किसके बराबर है, क्रिटिकल के, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस। चलिए अगला सवाल लें, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। मिटा रहे ओ, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, सवाल नंबर 2। चलिए एक प्रिज्म का सवाल दे रहे हैं, भले ही प्रिज्म हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, फिर भी प्रिज्म का सवाल है, कर ले जाएंगे आप। क्रिटिकल एंगल और टी आई आर का कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। आइसोसेलेस की स्पेलिंग मुझको आज तक नहीं आती, खैर एनीवेज। तो ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक की। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, ये ग्लास है, ये एयर है, और इन दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री गिवन। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, ये तो कर लेना चाहिए, हलवा सवाल। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे हो गया। पॉज करके चल, मैंने आपको बताया है अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे 90 डिग्री पे जा रही हो तो इट पासेस अनडेविएटेड। कई बार बताया है कि यहाँ पे एक मीडियम हो, यहाँ पे दूसरा मीडियम हो, रे ऑफ लाइट कितने पे हो, 90 डिग्री पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता था, 0। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0, 90 नहीं है, 0। क्लियर है। तो अगर कभी भी रे ऑफ लाइट एकदम सीधी सीधी इंसिडेंट हो 90 डिग्री पे, तो सीधी सीधी चली जाएगी। चलो अब इस सरफेस पे आए, फिर से इधर ग्लास है, इधर क्या है, एयर है, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। कई लोग ऐसे क्यों बना, नॉर्मल तो ऐसे बनता है। अरे भाई सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है ना नॉर्मल, हाँ तो ये नॉर्मल बन गया। अच्छा आपको ये एंगल चाहिए, ये आपके लिए कौन सी हो गई, इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये एंगल मिल जाए तो डिसीजन लिया जाए। अच्छा ये 90 तो ये 90, ये 45 90, इस ट्रायंगल को देखो चुटकू से को 45 90, तो ये भी बोलो बच्चों 45। अच्छा ये पूरा एंगल देखो 90 डिग्री होगा, रीजन ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45। क्रिटिकल एंगल 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना, पता चला इधर उधर के एंगल, इसको देख लिया, इसको देख लेना। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करें, टी आई आर करते हैं, टी आई आर करते हैं भाई साहब। सेम मीडियम के अंदर लाइट रह जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई टी आई आर से, टी आई आर से रिफ्लेक्ट हुई तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये पूरा एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सरफेस है। ये 45 तो ये 45, अब ये 45 तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री होगा। छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, सीधा हमने सीधे ले जा सकते थे।
हम सीधा ऐसे ले जा सकते थे, पर हमको समझ आ रहे हैं साथ साथ में। क्या नॉर्मल बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा 45, क्रिटिकल से बड़ा टी आई आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, ये एंगल 90 क्योंकि सरफेस और नॉर्मल में एंगल 90 डिग्री, ये 45 तो ये 45, ये 45 45 तो ये एंगल 90, 90 पे लाइट आएगी तो सीधी चली जाएगी, 90 पे लाइट आएगी तो सीधी चली जाएगी। ये हुआ इसका कंप्लीट रे डायग्राम। चलो थोड़ा सा इसका एक लेवल बढ़ाते हैं सवाल का, थोड़ी कैलकुलेशन भी डालते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल, एक और प्रिंसिपल सवाल कराते हैं, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। थर्ड सवाल, ये जवानी है दीवानी, हाँ, मेरी रानी रुक जाओ रानी, दे जरा पीछे मुड़ के, टा 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 चली कहा ऐसे मुड़ के, गिली गिली अप्पा, गिली गिली अप्पा, गिली गिली अप्पा, गिली 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 अप्पा, गिली गिली अप्पा। देख एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, साइन इनवर्स 3/4 इज नियरली इक्वल टू 49 डिग्री। पता नहीं इसका क्या मतलब है, करोगे तो समझ में आएगा, ट्राई करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता रखी है ग्लास की 3/2 और एयर की 1 होती है। चलो ट्राई करो, सवाल बढ़िया सवाल है, कंप्लीट रे डायग्राम ट्राई करो। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हो गया? मैं करूं? करें हम? करें? ओके। महबूब का बस जलते हुए नाम। देखो सबसे पहले रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुए तो जैसे आई थी वैसी सीधी सीधी बिना डेविएशन के चली गई। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। यहां पे बेटा आप बनाओगे नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये 60 तो बच्चों ये बचा हुआ कितना हो गया 30, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल आपको दिया था 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्शन लाइट डेंसर मीडियम से बाहर रेयर मीडियम में जाना चाहेगी, ऐसे चली जाएगी ना ना ना, ऐसे चली जाएगी ना ना ना, ऐसे चली जाएगी ना भाई, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे। यानी ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार क्रिटिकल एंगल से छोटा था, छोटा है तो रिफ्रैक्शन करो, पहले वाले केसेस बराबर है ग्रेजिंग इमर्जेंस, बड़ा है तो टी आई आर, तो लाइट बाहर चली गई और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें ये निकालना है, इस पर कैसे निकलेगा? यहां पे आप लगा दो स्नेल्स लॉ, इस जगह पे लगा दो स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो दिया है आपको 3/2, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको 1, यहां पे लगा दो स्नेल्स लॉ, म्यू जी इनटू sin 30 इज इक्वल्स टू म्यू ए इनटू sin r। इधर का म्यू इनटू इस एंगल का साइन, इधर का म्यू इनटू इस एंगल का साइन, ठीक है, म्यू इनटू sin i, म्यू इनटू sin r। म्यू जी दे रखा है 3/2, sin 30 होता है 1/2, म्यू ए होता है 1, sin r ना पता। यहां से sin r की वैल्यू आई 3/4, r की वैल्यू हो गई sin इनवर्स 3/4। शायद ये आपको सवाल के शुरू में बता दिया था कि करीब करीब 49 डिग्री। तो फाइनली लाइट बाहर निकल जाएगी कितने एंगल पे? 49 डिग्री पे विद द नॉर्मल। हो गया? कोई कहे वाला एंगल बताओ बच्चों, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, ये 41 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई भी एंगल आपसे यहां पूछ लिया एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, तो दिमाग में स्नेल्स लॉ भी रखो, ये नहीं कि टीआईआर करते चल रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। हाँ सर आप देख लिया मैंने, तो अगला सवाल आप करके दिखाएंगे, वादा? चलो देखते हैं। तैयार? हाँ सर तैयार है सर, मोबाइल में एक बार मैसेज चेक कर ले। नहीं नहीं, अगला सवाल करके आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट सवाल धुआं धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे। चलो खुद को बाहुबली से कम मत समझो, आ जाओ अगला सवाल तुम खुद से करके दिखाओ। ओ
ये एंगल इस बार है 60 डिग्री, ये एंगल है बच्चों इस बार 30 डिग्री, और रे ऑफ लाइट आई है ऐसे। कितने एंगल पे आई है सर? वही 90 डिग्री पे प्यार से, यहां से आई है 90 डिग्री पे। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। बाकी इंफॉर्मेशन सब सेम रहेगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा जिलास है, ये हमारा जिलास है, ये हमारा बाहर एयर है, यहाँ भी बाहर एयर है। Refracting index of this glass is given to us. The index of glass is 3/2. Refracting index of air is 1. Critical angle for this pair of medium is 42 degree. हमेशा ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री नहीं होता, ये भी याद रखना, रट के मत जाओ। कोई पर्टिकुलर ग्लास है जिसका 42 डिग्री है, नया बोर्ड गिनने को है ना देना। चलो करके दिखाओ, पॉज करके खुद से, पॉज करके खुद से। हो गया? हो गया? क्या हुआ? लाइट बाहर निकलेगी फिर से 49 डिग्री पे, और देखते हैं। ये लाइट आई 90 डिग्री पे, जैसे आई है वैसे ही सीधी सीधी जाएगी। ये 90, ये भी 90। ये ट्रायंगल 60 90 तो ये 30, 60 90 तो ये 30। यहां पे बनाएंगे नॉर्मल, ये 30, ये 90, ये 30 तो ये 60। ये नॉर्मल बनाया, ये पूरा एंगल 90 होगा बच्चों, नॉर्मल के साथ सिर्फ फेस का। ये 30 तो ये 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 42, I is greater than C, TIR will occur, light will get reflected like this, ये रिफ्लेक्टेड है। यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री। I is equals to R, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर अब जाके नीचे मारेगी ऐसे दुड़ुम से। ये 60 तो ये फिर से 30, ये 90, 90 30 तो ये कितना बच्चों? 60 डिग्री। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? ना ना ना, सरफेस पे बनेगा नॉर्मल। ये 60 तो ये 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस is less than critical angle, hence diffraction will occur. Light is going from denser to rarer medium. It will go like this? No. It will go like this? No. It will bend away from the normal like this. This is angle of refraction. Now we have to calculate R. This is very easy. Mu g over here, mu a over here. Apply Snell's law. आने लगा? Apply Snell's law. Mu g into sin 30 is equals to mu a into sin r. सेम पिछले वाले सवाल की इक्वेशन आ गई है। म्यू जी की वैल्यू 3/2, sin 30 1/2, म्यू ए की वैल्यू हो गई 1, sin r हमको नहीं पता, ये हो गया 3/4 इज इक्वल्स टू sin r। यहां से r इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3/4। ये पिछले सवाल में हमने बताया था, करीब करीब 49 डिग्री पे रे बाहर आ जाएगी। आ गया डील करना रे डायग्राम। बाकी बनाने को हजारों डायग्राम बन सकते हैं, थोड़ी सिचुएशन चेंज करेंगे फिर कहानी चेंज हो जाएगी। आपको बस ये बातें समझ में आनी चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, कोई भी अर्जी फर्जी एंगल मत देख लो, हमेशा जहां पे भी हो नॉर्मल बनाओ। उसके बाद इंसिडेंट रहेगा, नॉर्मल के साथ एंगल चेक करो, क्रिटिकल एंगल से छोटा रिफ्रैक्शन बराबर, ग्रेजिंग इमर्जेंस बड़ा, टीआई। चलो एक न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको बढ़िया सा। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल किया जाए। Find the refractive index of the liquid. क्वेश्चन लिख लो। Find the refractive index of liquid. चलो यहां पे हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कोई प्रिज्म है। ये कोई पर्टिकुलर कोई भी है, कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल। और जो भी ये प्रिज्म है, जो भी प्रिज्म का मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का मटेरियल इज √2। ये भी किसी ग्लास का ही बना है, पर उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, 1.414 है, 1.5 नहीं है, चेंज हो सकता है, टाइप ऑफ ग्लास पर डिपेंड करता है। बाहर कोई लिक्विड है, बाहर कोई लिक्विड है। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, यहां पे 90 डिग्री पे एक रे ऑफ लाइट आई है, यहां पे लड़ी है, और इस सरफेस को टच करते हुए, ग्रेज करते हुए, ये तो नहीं बोलना था मुझको, ऐसे बाहर जा रही है।
यू हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। चलो दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, पॉज करो वीडियो को और दिमाग चलाओ। हो जाना चाहिए आपसे, पॉज करके ट्राई करो। चलो हो गया, आ गया। क्या करेंगे भाई, रे ऑफ लाइट यहां से आई 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60, ये 90, तो ये हो गया 30 डिग्री। यहां पे अब क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, तो ये बन गया नॉर्मल। ये पूरा एंगल 90, ये 30, तो ये 60 डिग्री। अच्छा, इस टाइम रे ऐसे जा रही है सरफेस को टच करते हुए, यानी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेजिंग इमर्जेंस। दिख रहा है इस बार, ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही क्रिटिकल एंगल है। चाहो तो स्नेल्स लॉ लगा लो, जैसे समझ में आया। ये 60 डिग्री क्या, ये क्रिटिकल एंगल हुआ। हाँ, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि ये होगा, यही होगा ना, नॉर्मल बनाने के बाद ये 30, तो ये 60, और 60 डिग्री पे रे ग्रेजिंग इमर्जेंस कर रही है, यानी ये एंगल क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला है sin c इज इक्वल्स टू क्या, म्यू ऑफ डेंसर, सॉरी म्यू ऑफ रेयर, वेरी सॉरी, और नीचे म्यू ऑफ डेंसर, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब इन दोनों में डेंसर कौन होगा, डेफिनेटली यार ये डेंसर होगा। अरे सर यहां दिया नहीं तो कैसे, अरे भाई क्रिटिकल एंगल कब ऑब्जर्व होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, तभी तो ऑब्जर्व होता है। कह रहे हैं यहां दिया ही नहीं है, यहाँ तो म्यू की वैल्यू नहीं, पता नहीं चलेगा कौन छोटा कौन बड़ा। क्रिटिकल एंगल बनता कब है, जब रे डेंसर से रेयर। तो ऊपर आप रख दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, प्रिज्म, नीचे रख दोगे रिफ्रैक्टिव, सॉरी रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे c कितना है, 60 डिग्री, ये हो गया sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2, म्यू ऑफ लिक्विड नहीं पता, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है, √2। यहां से म्यू ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू √2, तो हो जाएगा √3/2। कोई चाहे तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ भी लगा सकता है। आप स्नेल्स लॉ लगा दो इस जगह पे, क्या लिखोगे, ये म्यू ऑफ प्रिज्म, ये म्यू ऑफ लिक्विड, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू sin 60 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लिक्विड इंटू sin 90। बोलो सही, म्यू इंटू sin थीटा, म्यू इंटू sin थीटा, हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है। म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है, √2, sin 60 इज √3/2, म्यू ऑफ लिक्विड नहीं पता, sin 90 इज 1, ये कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लिक्विड। अब चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऊपर छोटा लगते नीचे बड़ा, यहाँ छोटा बड़ा नहीं दिया है, तो दिमाग लगा लो भाई कि डेंसर से रेयर में जा रही होगी, तो ये अपना डेंसर हो गया नीचे आ गया, और रेयर वाला ऊपर, या चाहो तो स्नेल्स लॉ लगा लो, म्यू इंटू साइन, म्यू इंटू साइन। क्लियर है, नोट करें इसको। फिर आपको पढ़ाते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, नया कंसेप्ट, कितना नोट करें, नोट कर लिया, ये हो गया। आइए अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। चलिए, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो ये क्या चीज है, मान लो यहां कोई एक डेंसर मीडियम है, वाटर हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, कोई भी मीडियम है। जैसे यहां पे भी हमने कोई लिक्विड मान लिया, कोई एक लिक्विड है ना, यहाँ पे कोई एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और इस डेंसर मीडियम में इस जगह पर मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है। क्या रखा है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, जरा देखिए इसको। यहां मान लो अपने पास एयर है। अब सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या चीज है कि यहां से देखो, अगर एक रे ऑफ लाइट में ऐसे लाऊं तो ये तो बाहर जाएगी, यानी इस जगह से देखने पे लाइट यहां से बाहर आती हुई दिखेगी। अगर रे ऑफ लाइट में इस तरफ लेके जाऊं तो ये डेंसर मीडियम, मिरर मीडियम यहां पे बनाया नॉर्मल, बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह से अगर रे ऑफ लाइट यहां पे गई, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, ये वाला और ये वाला, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरफ जाते वक्त बढ़ता जा रहा है। एक रे सीधे रह गया 90 डिग्री पे, ये तो सीधी चली गई, एक ऐसे लाए, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ते 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 मान लो रे ऐसे चली गई, इसका मतलब हुआ कि इसके नेक्स्ट जो रे है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर। भाई जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ये क्रिटिकल एंगल पहुंच गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रे जाएगी वो अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम कहानी इस तरफ, एक रे ऐसे गई, यहां पे नॉर्मल बना, किधर बेंड हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक रे ऐसे गई, यहां पे नॉर्मल बना, मान लो एक क्रिटिकल एंगल तक पहुंच गई कहानी, ऐसे चली गई। इसके बाद जो नेक्स्ट रे जाएगी बच्चों वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में रह जाएगी, यानी लाइट इसके बाद बाहर नहीं निकल पाएगी। इसको थोड़ा समझते हैं 3D में कि ये मान लो डेंसर मीडियम है, ठीक है, मस्त ये डेंसर मीडियम, यहां नीचे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट छोटा सा पुचुक सा, यहां से एक सीधी रे आई निकल गई बाहर, एक ऐसे आई रिफ्रैक्ट होके बाहर, एक ऐसे आई रिफ्रैक्ट होके बाहर। पर कहीं ना कहीं आते आते जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा, यहां पे देखो एक रे ऐसे लेके आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है, ऐसे गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, ऐसे गया और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंच जाएगा, क्रिटिकल एंगल तक। और उसके बाद क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी हो जाएगा, उस केस में रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये वाली रेज बाहर नहीं आ पाएंगी। जब आप ऊपर से देखोगे आपको ये रे दिखेगी, ये रे दिखेगी, ये वाली रेज दिखेंगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, यानी आपको ये एक सर्कल दिखाई पड़ेगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इतने में ही दिखेगा, इसके बाद यहां से नहीं दिखेगा। कभी देखना जहां कहीं पूल उल हो, पूल के नीचे वहां पे कई छोटी छोटी लाइट लगी होती, तो कभी देखना वो लाइट पूरे पानी से नहीं दिखती, वो एक पर्टिकुलर एरिया से लाइट दिख रही आती हुई, बाकी जगह से क्यों नहीं आ रही। भाई रेस तो हर तरफ जा रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे। हो क्या रहा है, देखो ये मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ऊपर इसके पानी है, पानी मान लो, कोई भी डेंसर मीडियम है यहाँ पे भी। एक रे ऑफ लाइट सीधी गई, ठीक है, एकदम दिख रहा है, बढ़िया, यहां से ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर ऊपर निकली, ये भी दिख रही। एक ऐसे गई, ये भी दिखी। अब जैसे जैसे ये रे इधर जाती जाएगी साइड्स में, ऐसे या ऐसे, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा और रे ऑफ लाइट इस पॉइंट सोर्स से निकलकर लड़कर वापस पानी में रह गई। तो आपको ऊपर से देखने पे लगेगा कि रे ऑफ लाइट यहां से तो निकली, यहां से भी निकली, यहां से निकली, यहां के बाद निकलना बंद हो गई। इस तरह से यहां से निकली, यहां से निकली, यहां के बाद निकलना बंद हो गई, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां के बाद निकलना बंद हो गई। और आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्किल दिखेगा जिसमें से रे ऑफ लाइट बाहर इमर्ज कर रही है। उस सर्किल के बाहर से लाइट नहीं आ पा रही, क्योंकि उस सर्किल के बाहर की तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। और इस सर्किल को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। बोलो कॉन्सेप्ट आया समझ में कि नहीं आया अभी तक? मैंने कहा यहां पे एक डेंसर मीडियम है, कोई आराम से देखो, कोई डेंसर मीडियम है, यहां पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे ये वाली रे ऑफ लाइट निकल गई, ये रे ऑफ लाइट भी मान लो निकल गई, ये वाली रे ऑफ लाइट मान लो कितना एंगल बना ली, क्रिटिकल एंगल, एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे चला गया, ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसके बाद जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो अंदर जाएगी। सेम कहानी इस तरफ हुई, ये निकल गई, ये वाली ग्रेजिंग इमर्जेंस, और ये जाके रिफ्लेक्ट। तो इतनी ही लाइट रेस तो आपको दिखाई पड़ेगी जो इतने एरिया के अंदर से आ रही है। 3D में होगी नहीं कहानी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ट्र 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 ट्र, कहां तक की रेस दिखेंगी आपको, जहां तक क्रिटिकल एंगल बना, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस सर्किल को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन में कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन है, जरा उसको देख लो, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, जरा देख लेते हैं। आओ मान लो हम यहां पे बना रहे हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हमने सर्किल बना दिया, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट, इसको ऐसे खोल दिया, ये हमने जोड़ा। लास्ट में ये वाली रे होगी, लास्ट जो बाउंड्री बनाएगी, कौन वाली रे, जो क्रिटिकल एंगल बनाता है। यानी यहां से अगर हम नॉर्मल खींचे, ये आखिरी रे, ये नॉर्मल खींचा, ये आखिरी रे, यही आखिरी होगी ना जो क्रिटिकल एंगल बना रही। इसके जस्ट बाद वाली रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसके जस्ट पहले वाली रे बाहर आएगी। क्रिटिकल एंगल वाली में हुआ ग्रेजिंग इमर्जेंस, उसके बाद वाली अंदर रहेगी। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एक सीधी गई, ट्र ट्र टिंग, देखो यूं टिटिंग 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 टिंग, यूं टिटिंग टिटिंग टिंग। तो ये आखिरी रे है, कौन सी, ये वाली। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल, इस तरह से इधर भी ये क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं।
मान लो ये जो डेंसर मीडियम है आपका, मान लो ये जो डेंसर मीडियम है आपका वो ये है, और ये सोर्स ऑफ लाइट आपके सरफेस से मान लेते हैं h हाइट नीचे है, h हाइट नीचे, मान लेते हैं इस कोन का रेडियस r है, इस कोन का रेडियस r, जरा यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो बच्चों, ये एंगल c, तो ये एंगल भी c हो जाएगा, देख सकते हैं आप, टक 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 टूम टूम टूम, ये c, तो ये भी c। बोलो क्रिटिकल एंगल वाली आखिरी रे होगी कि नहीं, वहीं से बाउंड्री बन जाएगी, उसके बाद वाली रे लाइट अंदर से आई तो पर अंदर ही चली गई, पानी की दिखाई नहीं पड़ी, हमें सिर्फ इतने एरिया से पानी दिखाई पड़ रहा है, लाइट दिखाई पड़ रही है। तो ये वाली रे आखिरी है, तो मैंने कहा कि नॉर्मल ये सी रिफ्रैक्ट होकर चली गई, फिर मैंने कहा कि ये मान लिया रेडियस ऑफ दिस सर्किल, हमने यहां पे एक लाइन खींच दी और हम देखा ये एंगल भी सी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, हाइट h। यहां से अगर मैं आपसे tan c की वैल्यू पूछूं तो tan c की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस r बाई h, बोलो हो जाएगी r बाई h। यहां से r को हम लिख सकते हैं h tan c, h tan c। अब tan c निकालना बहुत आसान है क्योंकि c क्रिटिकल एंगल है, अगर c क्रिटिकल एंगल है तो बच्चों sin c हो जाएगा म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, ऊपर छोटा नीचे बड़ा ताकि 1 से छोटा हो। म्यू ऑफ रेयर आप देख रहे हो बाहर वाला मीडियम कौन सा माना है, एयर माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, ये लिक्विड है, इसकी रिफ्रैक्टिव लिक्विड या ग्लास या वाटर कुछ भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, तो रेयर हो गई 1 बाई म्यू, तो साइन सी हो गया 1 बाई म्यू। अच्छा tan सी चाहिए हमें, साइन सी पता है, tan सी चाहिए, यहां पे एक ट्रायंगल बना जाए, मान लो ये एंगल सी है, साइन सी क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर सॉरी बाई हाइपोटेन्यूज। साइन सी क्या होता है, सॉरी tan सी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, वो साइन सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज म्यू, तो ये साइड कितनी हो जाएगी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, बोला ऐसे कर सकते हैं, इससे tan सी की वैल्यू मिलेगी हमें, उससे r मिलेगा, r से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का एरिया मिलेगा, अल्टीमेट एम है ये एरिया निकालना, ठीक। तो हमने बोला कि पहले ट्रायंगल बनाया, tan c इज इक्वल्स टू r बाई h, h क्या है, h डेप्थ है सोर्स ऑफ लाइट की फ्रॉम द सरफेस, r क्या है, रेडियस है इस कोन का, tan c हो गया r बाई h, r हो गया h tan c। अब tan c की वैल्यू चाहिए तो हमने कहा sin c निकाल लेते हैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ऊपर रेयर मीडियम रख दो, नीचे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin c परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का ये एंगल c बोला हमने, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहां से tan c की वैल्यू बोलो, यहां से tan c की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से h tan c 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो r की वैल्यू हो गई h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, खत्म। इसके बाद आपको एरिया चाहिए इसका, तो बच्चों एरिया निकालना बहुत आसान काम है, क्या कर दोगे पाई r स्क्वायर, r क्या है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो ये फॉर्मूला पकड़ लो और चाहो तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कि लास्ट वाली रे कौन सी है, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली, वहां से एंगल सी, यहां पे हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, एक्सिस ऑफ कोन मान लेंगे, ये रेडियस r, ये हाइट h, डेप्थ h, ये c होगा तो ये भी c होगा, tan c इज, कंसेप्ट पकड़ लो तो आसान है, tan c इज r by h, r इज h tan c, tan c कैसे निकलेगा sin c से, sin c क्या हो जाएगा रेयर का अपॉन डेंसर का, sin c को लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यहां से ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, भाई बेस क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे तो बेस निकलेगा ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अंडर रूट, यहां से tan c परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू रखी, नोट कर। इस पे आईटी में एक सवाल भी आया था, वो भी करा दे रहे हैं, हो गया, पॉज करके नोट करें फिर सवाल कराएं इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, छाप लें इसे, छाप लिया, पॉज करके नोट करें, चलिए मिटा रहे हैं, ओके। आइए इसका सवाल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
सवाल है, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, a point source of light is kept 8 centimeter below a glass slab of refractive index 5/3. A point source of light is kept 8 centimeter below a glass slab of refractive index 5/3. Find the area through which light emerges. Find the area through which light emerges. Find the area through which light emerges. चलिए मैं चार ऑप्शन आपको देता हूं, A B C D। ऑप्शन है 16 पाई, ऑप्शन है आपके पास 25 पाई, ऑप्शन है 36 पाई, ऑप्शन है 100 पाई। फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास स्लैब रखा है। फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का एरिया पूछा। चलो कर लिया, कर लिया। बाद में सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, पहले हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे। मानते हैं यहाँ पे ग्लास स्लैब है, आप सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहां मान लिया हमने ग्लास स्लैब है, कितनी लेंथ बता रहा है अपने को, 8 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास स्लैब। तो यहां पे रखा है सोर्स ऑफ लाइट, यहां से रे ऑफ लाइट आई कटचक ऐसे, ये गई मान लो ऐसे बाहर, और ये वाली मान लो ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये बाहर, और ये वाली मान लो ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ये हो गया अपना सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये कौन है जिससे लाइट बाहर निकल रही है, ये एक्सिस बना दिया हमने, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये आखिरी रे, ये आखिरी रे। ग्रेजिंग इमर्जेंसी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद वाली रेस को कंसीडर नहीं करेंगे भाई साहब, इसके बाद वाली रे आएगी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एंगल भी कितना हो जाएगा C, ये हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने 8, इसको हम मान लेंगे R। यहां से आप लगा दोगे, ये हो गया 8, यहां से आप लगा दोगे tan C इज इक्वल्स टू R बाई 8, R इज इक्वल्स टू 8 tan C। अब बात है tan C हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3। बाहर क्या अपने पास एयर, कुछ दिया नहीं है तो एयर मान लेंगे आप, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो आपको साइन C निकाल सकते हैं आप। साइन C कितना हो जाएगा, रेयर का अपॉन डेंसर का, भाई ये डेंसर है वो रेयर, तो 1/5/3। तो ये कितना हो गया 3/5। तो एक ट्रायंगल बना लो, ये एंगल C, ये एंगल C। साइन C निकालना समझ में आया, क्रिटिकल एंगल साइन कैसे निकलता है, ऊपर रेयर का, नीचे डेंसर का, तो रेयर हो गया, डेंसर ये ग्लास हो गया। अच्छा साइन C 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये 3 5 सबको पता है, अगली साइड 4 होती है, 3 5 अगर है तो बची हुई साइड 5 4, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का 25 स्क्वायर माइनस 9 16 अंडर 16 इस 4, 5 3 4 आपको पता है पेयर होता है, ये 4। यहां से tan C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से tan C की वैल्यू हो गई 3/4। तो R इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3/4, 2 सा 8, 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया चाहिए बच्चों, एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो पाई R कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 पाई। ऑप्शन है ऑप्शन C 36 पाई। आप सीधे फॉर्मूले से कर सकते थे, R इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। H कितना है 8, अंडर रूट म्यू, म्यू कितना दिया है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर तो 25/9 माइनस 1, 8 अपॉन इसका एलसीएम हो गया 9, 25 माइनस 9 है 16। तो ये आपको निकल के आएगा 8 अपॉन रूट 16/9 यानी 4/3, 4 2 सा 8, 3 ऊपर गया 6, सीधा 6 निकाल लो, एरिया पाई R स्क्वायर। यह पूरा मेथड अपना लो। क्लियर है, नोट कर लें। तो यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब इसके हम एक दो एग्जांपल्स आपको बताएंगे टीआईआर के। मिराज और ऑप्टिकल फाइबर आपसे डिस्कस करना है, आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में भी ये सब।
क्लियर है? चाहो तो मेथड से करो, चाहो तो फॉर्मूले से करो। ये C, ये 8, ये R, tan C इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर बाय बेस, R इज इक्वल्स टू 8 tan C। अब tan C की वैल्यू के लिए sin C निकाल लो, sin C रेयर का अपॉन डेंसर का। फिर हमने कहा कि अगर sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये C मान लिया, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज तो ये बेस हो जाएगा। 4 अपने आप 3 5 4 tan C परपेंडिकुलर बाय बेस, रखा R मिला, R मिला तो एरिया पाई R, या सीधा R फॉर्मूले से रख दो। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मिराज फॉर्मेशन। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मिराज में क्या होता है, बहुत कहानियां नहीं बताएंगे इसमें, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मिराज क्या है? मिराज मतलब होता है धोखा। देखो मिराज क्या होता है, जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो, उधर कोई प्यारी सी बंदी बैठी हुई है और वो आपकी तरफ देख रही है ना, तो आप बोलोगे हमको देख रही है, हमको देख रही है, वो तुमको देख ही नहीं रही है, वो क्लास के लेक्चर से बोर हो गई है, इधर बाहर देख रही है, सोच रही कब बेल बजेगी, तुमको नहीं देख रही, तुमको लगता है तुम्हें देख रही है, तुम्हें देख रही नहीं, मुझे देख रही है। मिराज है, धोखा। ठीक है, ऐसे धोखे मत रहो। मिराज क्या होता है कि मान लो कि बहुत ही हॉट समर है और आप कहीं रेगिस्तान में हो। कहाँ हो आप? रेगिस्तान में हो, यानी आप डेजर्ट में हो। ठीक है, आप डेजर्ट में हो, हॉट समर में। अब यार हॉट समर में क्या होगा, जैसे मान लो ये रेगिस्तान है, ये मैं कुछ लेयर्स ऑफ एयर बना रहा हूँ। क्या बना है? लेयर्स ऑफ एयर। ये कुछ लेयर्स ऑफ एयर हैं। ये मान लो सरफेस है, मतलब ये ग्राउंड है, ये लेयर्स ऑफ एयर है। अब हॉट समर में क्या होता है, हॉट समर की नून है, एकदम तपती धूप, गर्म। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि ये लेयर सबसे ज्यादा हॉट होती है ना। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हॉट होती है, हॉटेस्ट। अगर टेम्परेचर की बात करें, ऐसे लिख देते हैं, तो टेम्परेचर नीचे आने पे बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ना। ये लेयर अपनी कैसी होती है? सबसे हॉट होती है, और ऊपर जाने पे लेयर कोल्ड हो जाती है। अब जो लेयर हॉट होती है वो थोड़ी सी रेयर हो जाएगी भाई, जहां हॉट होगा वहां पार्टिकल्स दूर होंगे, वैसे कहने की बात है। इन शॉर्ट आप ये समझो, सब तो फालतू की बातें होती है। सिंपल बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा, नीचे वाली लेयर से, भाई रेगिस्तान में क्या होगा, एकदम धूप, तपती धूप, आपको पता है बालू बहुत गर्म होती है, तो बालू बहुत गर्म, तो ये लेयर बहुत हॉट हो गई। जैसे ही टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा। देखो इसको लिख देते हैं, हॉट समर नून है, डेजर्ट में आपको, तो आपको क्या होता है, लेयर्स ऑफ एयर नियर ग्राउंड आर hotter than layers above, are hotter, और साथ में क्या हो जाएंगी, हॉट होने के साथ में आप रेयर देन लेयर्स above। यानी नीचे आने पे आपको क्या मिलेगा, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे ही लेयर हॉट है, ऊपर इसे कोल्ड है। नीचे आने में आपको क्या मिलेगा, जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, रेयर है। ये डेंस, ये रेयर, फिर ये डेंस, ये रेयर, मतलब इसके कंपैरिजन में ये रेयर, इसके कंपैरिजन में ये रेयर, समझ लो। अरे गर्मी का समय है, धूप निकली हुई है, रेगिस्तान एकदम नीचे एकदम तप रहा है, गर्मी एकदम, पार्टिकल्स एकदम दूर दूर जा रहे हैं एयर के, रेयर मीडियम, उसके ऊपर थोड़ा ठंडा, उसके ऊपर और ठंडा, उसके ऊपर और ठंडा, उसके ऊपर और ठंडा, जितना ठंडा उतना डेंस। तो ये डेंसर, ये रेयर, ये रेयर, ये रेयर, ये रेयर, तो नीचे जाने पे मीडियम क्या होता जा रहा है, रेयर 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 होता जा रहा है। ठीक है, एक लेयर कम कर लेते चलो। यहां मान लो कोई पेड़ है, यहां मान लो कोई पेड़ है। मिराज होता क्या है कि रेगिस्तान में जब कोई इंसान घूम रहा होता है गर्मी में, धूप में, उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए। उसे पबजी नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए उसमें, है ना, उसे पानी चाहिए। तो उसे क्या लगता है कि यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, धोखा हो जाता है। कई बार देखा होगा वो पुराने टीवी सीरियल्स में, पानी पानी जाके ऐसे लगता है, फिर बालू निकलती है, पानी पानी, फिर इधर भी बालू निकलती है, तो उसी को हम मिराज बोलते हैं। तो उसको पुराने लोग ऐसे समझाते थे कि वो इंसान पानी की तलाश में है, तो उसे हर जगह पानी दिखाई पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी, वो इंसान पागल नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं वो पागल हो गया, वो इंसान पागल हो गया, उसको पानी की तलाश थी, उसको हर जगह जमीन पे पानी दिख रहा है, जाता है ऐसे करता है, फिर बालू निकल आती है, ऐसा नहीं, साइंटिफिक रीजन है, उसे पानी क्यों लगता है उसका साइंटिफिक रीजन है। अब बता रहे हैं, समझ में आया। हॉट समर मून है, तुम खुद को इमेजिन करो तभी फील आएगा कि तुम बढ़िया वो कैमल पे बैठ के जा रहे हो रेगिस्तान में, हाँ वो लगा लो पूरा
अरब वाला पूरा है ना, अल हबीबी। हाँ, अल हबीबी की तरफ तुम बढ़िया जा रहे हो। हाँ, तो आपस बढ़िया 4-5 तेल के कुएं हैं, एक तुम मेरे को भी दे दोगे। हाँ तो तो अल हबीबी की ज्यादा इमेजिनेशन नहीं, पीछे बढ़िया बढ़िया लड़कियां जा रही, बस हो गया। तो तुम जा रहे हो, अब अचानक से तुमको प्यास लगी, पानी नहीं, खत्म हो गया। अब क्या हुआ, तुमको दिख रहा है कि वहां पानी है, पर वहां पानी नहीं है। अब हम बता रहे तुम्हें क्यों लगा पानी है, तुम पागल भी नहीं हुआ। और देखो, नहीं खुद को शेख समझ रहे हो तो पागल डेफिनेटली होगा। और टॉपिक पे आओ। तो होता क्या है कि हॉट समर, टॉपिक पे आओ, हॉट समर मून में डेजर्ट में क्या होता है, नीचे की लेयर एकदम तप के गर्म हो गई, गर्म हो गई तो रेयर हो गई, ऊपर उससे डेंसर, उससे डेंसर, उससे डेंसर, नीचे आने पे रेयर। मान लो यहाँ पे एक पेड़ है रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, वहां के अपने अपने प्रजाति के पेड़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो इस पेड़ से एक रे ऑफ लाइट निकली ऐसे, यहाँ पे लगी, ये कैसा मीडियम है, डेंसर, ये कैसा है, रेयर। रे किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड। फिर यहाँ पे फिर ये डेंसर, ये उसका कंपैरिजन बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो धीमे धीमे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा, बढ़ते 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 एक जगह पे ऐसी सिचुएशन आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आ रही? बढ़ते 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 एक जगह कहानी ऐसी हो गई कि एंगल ऑफ, देखो ये कैसा मीडियम है, डेंसर, ये कैसा है, रेयर। फिर इस सरफेस के लिए ये डेंसर, ये रेयर, इस सरफेस के लिए ये डेंसर, नीचे आकर मीडियम रेयर। क्यों, नीचे भाई गर्म है, गर्म है, पार्टिकल दूर एकदम रेयर मीडियम, उसके ऊपर गर्मी थोड़ी कम, थोड़ा डेंसर, और डेंसर, और डेंसर। तो डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आई सी से बड़ा हो गया, रे क्या हो गई, रे क्या हो गई, टी आई आर हो गई, क्या हो गई, टी आई आर हो गई, टी आई आर हो गई। तो ये रहा यहाँ से ऐसे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। भाई अब रेयर से डेंसर जा रही है, अब रेयर से डेंसर जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, यहाँ पे फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ मान लो कोई बंदा खड़ा है, यहाँ आपको अल हबीबी, अब आपको ये रेस कहां से आती हुई दिख रही, यहां कहीं से। तो ये पेड़ यहां भी नहीं, आपको नीचे दिख रहा है एग्जैक्टली। अब अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो आप देखोगे जमीन के अंदर पेड़ तो है नहीं, आप क्या सोचोगे, यहाँ पे पानी है और पेड़ की परछाई है। ये पेड़ आपको सीधा वाला भी तो दिखेगा ही ना, ऐसे थोड़ी ना कोई खड़ा होता है जैसे आंख बनी है ऐसे करके, ऐसा थोड़ी ना कोई खड़ा होता है। उसको सामने पेड़ दिखा, ऊंट पे वो सामने पेड़, और नीचे भी एक पेड़। तो आपने क्या सोचा, उस पेड़ के नीचे परछाई है। परछाई किसमें बनी होगी, पानी में। पानी में उसका प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, इमेज। तो पानी में उसकी प्रतिबिंब या इमेज बनी है। तो आप सोचते हो पानी है, पर पानी नहीं है। कौन सा फिनोमेना है, मिराज का फिनोमेना है। किस पे वर्क कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, नीचे जाने पे लेयर्स, रेयर 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 है, रे ऑफ लाइट निकली, बेंड्स अवे, एक टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बेंड्स अवे होते होते एक टाइम क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, रे रिफ्लेक्ट हो गई, और देखने वाले को लग रहा है रेस यहां से आ रही, उसने पेड़ को यहाँ, पेड़ के हर पॉइंट से रेस निकलेंगी, सब ऐसे ऐसे से यहाँ, हर पॉइंट से रेस निकलेंगी, सब ऐसे जाके ऐसे यहाँ दिखेंगे। तो उसे लग रहा है कि पेड़ कहीं नीचे है। वो सोचता है कि पेड़ की इमेज नीचे इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे पानी है, पर यहाँ पे कोई पानी नहीं है। तो ये है मिराज, नोट कर लें। ये सब आ नहीं रहा है पेपर में, बट बता रहे हैं आपको। यही पूछ लेगा कि मिराज भाई क्यों होता है, तो बोल दोगे बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ती है, इतना आसान फिनोमेना नहीं है, रेयर फिनोमेना है। तो पता चला तुमने लेक्चर बंद किया और बैठ गए ऊंट पे, चलो भाई हम चलते रेगिस्तान पे, अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी, तुम क्या घूम के आ गए, यहाँ पे कमेंट कर रहे हो देयर वाज नो मिराज, आई हैव वेंट टू दैट रेगिस्तान एंड डेजर्ट्स बट आई डोंट सी एनी मिराज, इवन आई डिडंट हैव मनी, इवन द कैमल वाजंट देयर, आई वाज सिटिंग ऑन अ डॉग। तो चले मत जाना बेटा इसको।